नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 20। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आग्नेय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आग्नेय सेल कहलाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक सेल। आग्नेय सेलों को मौलिक सेल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान सबसे प्राचीन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आग्नेय चट्टानें बनती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्म लावा के ठंडा होने पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौ स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चट्टानों की कठोरता। मौ स्केल से चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिवितलीय या प्लूटोनिक। ग्रेनाइट की गणना अधिवितलीय या प्लूटोनिक प्रकार के चट्टानों में की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए देखते हैं। आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। इन चट्टानों में रवे क्रिस्टल पाए जाते हैं, यह भी सही बात है। इन चट्टानों में जीवावशेष फॉसिल्स का अभाव पाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, ये गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका असत्य कथन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो सेल शेष अन्य से भिन्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्वार्टजाइट निस संगमरमर इनसे अलग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैथोलिथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों का। अवसादी चट्टानें धरातल के सर्वाधिक भाग पर पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है, तो ये हो जाएगा 5%। भूपृष्ठ की बनावट में 5% अवसादी सेलों का योगदान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला जैविक चट्टानों के अंतर्गत आता है। चलिए, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परतदार चट्टान में। पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राचीन संस्तरित चट्टानों में पेट्रोलियम खनिज तेल पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वार्टजाइट। चूना पत्थर, बालू का पत्थर, सेल, ये सभी परतदार चट्टानें हैं। क्वार्टजाइट परतदार चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सलेट। सलेट परतदार चट्टान नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगमरमर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कायांतरिक चट्टानों का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बलुआ पत्थर निर्मित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वार्टजाइट में। बलुआ पत्थर परिवर्तित होकर क्वार्टजाइट बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगमरमर। चूना पत्थर कायांतरित होकर संगमरमर बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निस। निस रूपांतरित चट्टान है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगमरमर। संगमरमर कायांतरित चट्टान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवर्तित।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। स्लेट, आगन्य, लिग्नाइट, कायांतरित, बॉक्साइट, एलोखनिज, ग्रेनाइट, अवसादी। तो चलिए इनको मैच करते हैं। स्लेट कायांतरित सेल है, उसके बाद लिग्नाइट अवसादी सेल है, लिग्नाइट अवसादी सेल है, बॉक्साइट एलोखनिज है और ग्रेनाइट आगन्य सेल है, ग्रेनाइट आगन्य सेल है। तो चलिए मैच करते हैं। ए का सेकंड ये बी में है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्फिबोलाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालू पत्थर। बालू पत्थर क्वार्टजाइट में बदलता है, ना कि कॉन्ग्लोमरेट में। और चूना पत्थर संगमरमर में, ग्रेनाइट निस में बदलता है, गैब्रो सरपेंटाइन में बदलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायोराइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। स्लेट, सिस्ट और फाइलाइट ये रूपांतरित चट्टान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरदन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्तृत सेल। अवसादी सेलों का दूसरा नाम स्तृत सेल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्लेट। स्लेट रूपांतरित चट्टान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्लेट और संगमरमर हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कायांतरित चट्टाने। स्लेट और संगमरमर कायांतरित चट्टाने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से आगन्य चट्टान कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। निम्न में से आगन्य चट्टान कौन सी है? तो ग्रेनाइट आगन्य चट्टान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगन्य और तलछटी दोनों से रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगमरमर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है, यह आगन्य चट्टान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगन्य चट्टान का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। आगन्य चट्टान का उदाहरण है। अधोलिखित कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आगन्य चट्टान है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वितलीय आगन्य सेल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगन्य सेल है, मृत सेल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर का। बलुआ पत्थर के रूपांतरण के बाद ही क्वार्टजाइट बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आगन्य सेल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोलोमाइट। आगन्य सेल नहीं है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं आगन्य सेलों के रूपांतरण से बनी चट्टानों के। तो ग्रेनाइट आगन्य सेल है, इससे रूपांतरित होकर निस बनता है। ग्रेनाइट से निस बनता है। बेसाल्ट से सिस्ट और एम्फिबोलाइट बनता है। बेसाल्ट से सिस्ट और एम्फिबोलाइट बनता है। फिर देखते हैं अवसादी के रूपांतरण से कौन सी चट्टानें बनती हैं? तो अवसादी सेल से स्लेट बनती है, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है और कोलमरेट से कोमलोरेट से क्वार्टजाइट बनता है तथा चूना पत्थर से संगमरमर बनता है और चौक या डोलोमाइट से भी संगमरमर का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीड ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप विज्ञान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को कहा जाता है भूकंप केंद्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप मूल फोकस वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधिकेंद्र एपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु को अधिकेंद्र एपिसेंटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्केंद्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं, तो भूकंप में अल तरंगें होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ पृष्ठीय तरंगें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपीय रेखा कहा जाता है। ये सही है। समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। ये गलत है। समभूकंप रेखा का आकार नियमित नहीं होता, अनियमित होता है, इर्रेगुलर, अनियमित होता है। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं सहभूकंप रेखा कहलाती है। ये सही है बिल्कुल। भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। ये भी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। ये बिल्कुल सही बात है। रिक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल है। ये भी बिल्कुल सही है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें सुनामी कहा जाता है। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप। समुद्र या महासागर के अंदर भूकंप सुनामी का मुख्य कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनामी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरें कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं इस प्रकार की भूकंपीय लहरें जो कि तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता के लिए। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो ये भूकंपीय तरंगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी भूकंप का विज्ञान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है समभूकंप रेखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाती हैं? तो उन्हें कहा जाता है सहभूकंप रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समभूकंप रेखा आइसोसिस्मल लाइन का आकार प्राय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनियमित आकार, इर्रेगुलर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूकंप का कारण है, तो भूकंप का कारण है टेक्टोनिज्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अग्निवलय सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का डैश आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 68%। 68% अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां भूकंप का 68% आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनामी। यह सागर या समुद्र में घटित होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप एक अनुमेय प्राकृतिक आपदा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है?
तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं, यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें, मैग्मा तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। बिल्कुल सही बात है। अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। यह भी बिल्कुल सही बात है। ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मर्त 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। यह भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में सम्मिलित नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यौगिक। जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, ये 3 वर्ग ज्वालामुखी के बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा मृत ज्वालामुखी में। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुषुप्त ज्वालामुखी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की पपड़ी अर्थ क्रस्ट की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्मा। जब पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के नीचे होता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है, लेकिन जब वह पृथ्वी से बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी के उद्गार के समय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पायरोक्लास्ट। और ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा परसेंटेज जलवाष्प की होती है, 80 से 90%। 80 से 90% जलवाष्प होता है ज्वालामुखी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी क्रिया से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्योर्ड। फ्योर्ड ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसर्प। विसर्प का निर्माण नदियां करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डाइक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति को डाइक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोल्डेरा संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी से। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अग्निवलय सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत परिमेखला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लैकोलिथ संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी से। लैकोलिथ ज्वालामुखी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेंट पोट के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए ये देखते हैं, ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव कीचड़ बाहर निकलता है। ये बिल्कुल सही है। इसके साथ सामान्यतः गैस्टर पाए जाते हैं। ये भी सही है। पेंट पोट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहां स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखियां उपस्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिप्रशांत पेटी में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। माउंट एटना, माउंट फ्यूजियामा, किलिमंजारो ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इक्वाडोर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रोम्बेली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? स्ट्रोम्बेली जागृत ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मर्त ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंजानिया में। किलिमंजारो तंजानिया में है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो ये सही आंसर हो जाएगा जापान का। फ्यूजियामा जापान देश का ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिसिली का स्ट्रोम्बेली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोसा मैग्ना एक है। फोसा मैग्ना एक ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एयरबस ज्वालामुखी कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप पर एयरबस ज्वालामुखी स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो माउंट एटना सिसिली द्वीप पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा वॉसजेज एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। फ्यूजियामा, एंडीज, विसुवियस ये ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली में। विसुवियस इटली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोना लोआ उदाहरण है। तो मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। क्राकाटाओ इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं, एटना इटली ये सही है। फ्यूजियामा जापान ये भी सही है। पोपा म्यांमार ये भी सही है। क्राकाटाओ मलेशिया ये मलेशिया में नहीं है, ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज्वाला खंडास में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तप्त सेल के टुकड़े और लावा। तप्त सेल के टुकड़े और लावा, तप्त सेल के टुकड़े और लावा को ज्वाला खंडास में कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट पिनेटुबो। माउंट पिनेटुबो फिलीपींस में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो ये होते हैं कीप आकार के, कीप की आकृति के होते हैं क्रेटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 से 90%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं, स्वांत ज्वालामुखी देवबंद सही है, ये ईरान में है। देवबंद ईरान में। जागृत ज्वालामुखी स्ट्रोम्बेली ये सही है। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्राकाटाओ ये भी सही है। निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना ये गलत है, क्योंकि एटना निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप पर स्थित है। लिपारी द्वीप पर, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एयरबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्राकाटाओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलिमंजारो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मर्त ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोना लोआ मर्त ज्वालामुखी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 10,000 धुआरों की घाटी पाई जाती है। तो 10,000 धुआरों की घाटी अलास्का में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों का सही आरोही क्रम क्या है? आरोही का मतलब है चढ़ता हुआ, पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। तो चलिए देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बली तुल्य, वल्केनियन तुल्य और पीलियन तुल्य। ये बिल्कुल सही क्रम है, आरोही क्रम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीलियन तुल्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेले के बाल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवाई तुल्य ज्वालामुखी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के जैसी होती है? तो ये होती है वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसुवियस तुल्य को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो यह है प्रशांत महासागर से संबंधित रिंग ऑफ फायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। तो यह हो जाएगा हवाई द्वीप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यह हो जाएगा किलायु। ये यूएसए में है, हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप यूएसए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलायु ज्वालामुखी रहा है। यह कहां स्थित है? यह है हवाई द्वीप पर स्थित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो यह हो जाएगा 26% भाग पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, खुद से पढ़ा कीजिए क्वेश्चन, इससे आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। और जब आप एग्जाम देंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तो आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका पेपर जल्दी सोल्व होगा। इससे आपके पढ़ने की, रीडिंग की स्पीड बढ़ेगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पढ़ें, इससे आपका बहुत फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो यह हो जाएगा 1% जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियोस्क्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो यह हो जाएगा जोली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पर्वत निर्माणक भूसन्नित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो यह हो जाएगा कोबर। इसका सही आंसर हो जाएगा कोबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 मिलियन वर्ष पूर्व। नवीनतम पर्वतमाला है, तो यह हो जाएगा यूराल। यूराल एक नवीनतम पर्वतमाला है। सतपुड़ा, अल्पेशियन रॉकीज, अरावली, ये आदि ये चट्टानें, ये पर्वतमालाएं बहुत पुरानी हैं। यूराल एक नवीन पर्वतमाला है। यूराल, हिमालय आदि नवीन पर्वतमालाओं के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वलित पर्वत का। हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंडीज पर्वत उदाहरण है। तो ये हो जाएगा वलित पर्वत का। एंडीज पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवशिष्ट पर्वत रेजुडियल माउंटेन का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूजियामा। फ्यूजियामा एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन ब्रंसोस्त पर्वत ब्लॉक माउंटेन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। वोसजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा, ये सभी ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वलित पर्वत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आल्प्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय एक वलित पर्वत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, खंड पर्वत, वलित पर्वत। तो चलिए देखते हैं, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है नीलगिरी। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है नीलगिरी। ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है मौना लोआ तथा वलित पर्वत का एग्जाम्पल है हिमालय और खंड पर्वत का एग्जाम्पल है ब्लैक फॉरेस्ट। तो चलिए देखते हैं, ए का 2, बी का फर्स्ट, ए 2 बी फर्स्ट, तो ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 से। 33 एक सागर हुआ करता था जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहां स्थित है? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा पर्वत महाद्वीप जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉकीज। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आप क्लियर कीजिएगा, सी या डी। मुझे इसका सही आंसर डी लग रहा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। तो आई थिंक इसका सही आंसर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो ये है यूएसए में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रूटागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये है श्रीलंका का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकांकागुआ। एंडीज पर्वतमाला कहां है? दक्षिण अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, तो ये हो जाएगा तंजानिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो ये हो जाएगी माउंट मैकिनले, जो कि रॉकीज पर्वतमाला में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो करते हैं, अरावली, ब्लैक फॉरेस्ट, माउंट कोटोपैक्सी, आल्प्स। तो अरावली है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। ब्लैक फॉरेस्ट है ब्लॉक पर्वत, और माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत है तथा आल्प्स एक वलित पर्वत है। तो चलिए मैच करते हैं इसका, ए का 2, बी का 4 और सी का फर्स्ट एंड डी का 3। तो ये इसका सही मैच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए सुमेलित कीजिए सूची 1, सूची 2 देश और सर्वोच्च शिखर। चलिए देखते हैं, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, तंजानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, किलिमंजारो, एकांकागुआ, माउंट मैकिनले और चिम्बराजो। तो चलिए देखते हैं, अर्जेंटीना में है एकांकागुआ और इक्वाडोर में है चिम्बराजो, तंजानिया में किलिमंजारो तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट मैकिनले। तो देखते हैं इसका क्या हुआ, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, ये सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिनीज पर्वत। पेरिनीज पर्वत फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वलित पर्वत के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एवरेस्ट देश में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33% भाग पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9%। 9% क्षेत्र पर पठारी क्षेत्रों में विश्व की जनसंख्या निवास करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज तेल। पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वत पदीय पठार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा पेंटागोनिया का पठार। तिब्बत पठार, कोलंबिया पठार, बोलिविया का पठार अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदीय पठार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंटागोनिया का पठार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन तथा पुर्तगाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोयस पठार स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में। लोयस पठार चीन में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 पठार, सूची 2 संबंधित देश। तो चलिए मैच करते हैं, अनातोलिया का पठार तुर्की में है, अबिसिनिया का पठार इथोपिया में है, मेसेटा का पठार स्पेन में है और एशिया माइनर का पठार ईरान में है। तो ये हो गया 1 2 3 4, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत तथा कुनलुन के मध्य। हिमालय पर्वत तथा कुनलुन के मध्य स्थित है तिब्बत का पठार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोयस का पठार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पवनकृत पठार। लोयस का पठार पवनकृत पठार है। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पामीर की छत। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोंटिक तथा टोरस के मध्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक उत्थित पेनिप्लेन। उत्थित एक पेनिप्लेन। बोलिविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो बोलिविया के पठार से 3 का सर्वाधिक उत्खनन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक श्रेणी। मैदान की गणना द्वितीय श्रेणी स्थलों में की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90%। 90%। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% हिस्सा मैदानों में निवास करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैदान। मैदानों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
उत्तर पश्चिमी चीन का लोएस्ट मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेत व धूल कणों के जमाव से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पवन अपरदित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसेलबर्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूमस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नदी अपरक्षित मैदान अथवा संप्राय मैदान पेनीप्लेन में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेषों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनेड नोक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संप्राय मैदान पेनीप्लेन का निर्माण किस क्रिया के द्वारा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नदी के द्वारा। पेनीप्लेन या संप्राय मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेडीप्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया के द्वारा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पन्नों के द्वारा पेडीप्लेन मैदानों का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में लोएस्ट के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अपलेशियन अमेरिका तथा अरावली भारत उदाहरण है। तो ये हो जाएगा युवा पर्वत श्रृंखला के, सॉरी युवा पर्वत श्रृंखला नहीं, ये हो जाएगा पुरानी पर्वत श्रृंखला के, पुरानी पर्वत श्रृंखला के। फिर से देख लेते हैं। पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका तथा अरावली भारत ये उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है और राइन नदी भी जर्मनी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्रा, पास कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट आता है या आपको मुझसे कोई भी सुधार करवाना है वीडियो में या क्वेश्चन को लेकर, कंटेंट को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके सुझाव अवश्य देखूंगा और अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।